नमस्ते मित्रों। कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी जानी मानी लेखिका नीलम कुलश्रेष्ठ जी की लिखी हुई कहानी है। कहानी का नाम है माँ पराई हुई देहरी तेरी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कमरे में पैर रखते ही पता नहीं क्यों दिल धक से रह जाता है। माँ के घर में मेरे कमरे में इतनी जल्दी सब कुछ बदल सकता है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। कमरे में मेरी पसंद के क्रीम कलर की जगह आसमानी रंग हो गया है। पर्दे भी हरे रंग की जगह नीले रंग के लगा दिए गए हैं, जिन पर बड़े बड़े गुलाबी फूल बने हुए हैं। मैं अपना पलंग दरवाजे के सामने वाली दीवार की तरफ रखना पसंद करती थी। अब भैया भाभी का दोहरा पलंग कुछ इस तरह से रखा गया है कि वह दरवाजे से दिखाई न दे। पलंग पर भाभी लेटी हुई हैं। जिधर मेरी पत्रिकाओं का रैक रखा रहता था, अब उसे हटाकर वहां झूला रख दिया गया है, जिसमें वह सफेद मखमली सा शिशु किलकारियां ले रहा है, जिसके लिए मैं भैया की शादी के 10 महीनों बाद बनारस से भागी भागी चली आ रही हूँ। आइए दीदी, आपकी आवाज से तो घर चहक रहा था, किंतु आपको तो पता ही है हमारी तो इस बिस्तर पर ही कैद हो गई है। भाभी के चेहरे पर नवजात मातृत्व की कमनीय आभा है। वह तकिए का सहारा लेकर बैठ गई। आप पलंग पर मेरे पास ही आइए, बैठ जाइए। मुझे कुछ अटपटा सा लगता है। मेरी माँ के घर में मेरे कमरे में कोई बैठा मुझे एक पराये मेहमान की तरह आग्रह से बैठने को कह रहा है। पहले ये बताइए कि अब आप कैसी हैं? मैं सहज बनने की कोशिश करती हूँ। यह तो हमें देखकर आप बताइए। आप चाहे उम्र में छोटी सही, लेकिन अब तो हमें आपके भतीजे को पालने के लिए आपके निर्देश चाहिए। हमने तो आपको ननद के साथ गुरु भी बना लिया है। सुना है तनु जी बेबी शो में प्रथम आए थे। मैं थोड़ा सकुचा गई। भैया मुझसे 3 वर्ष ही तो बड़े थे, लेकिन उन्हीं की जिद थी कि पहले मीनू की शादी होगी, तभी वह शादी करेंगे। मेरी शादी भी पहले हो गई और बच्चा भी। भाभी अपनी ही रौ में बताई जा रही थी कि किस तरह अंतिम क्षणों में उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। ऑपरेशन द्वारा ही प्रसव हो पाया। आप तो लिखती थी कि सब कुछ सामान्य चल रहा है, फिर ऑपरेशन क्यों हुआ? कहते हुए मेरी नजर अलमारी पर फिसल जाती है, जहां मेरी अर्थशास्त्र की मोटी मोटी किताबें रखी रहती थी। वहां अब एक खाने में मुन्ने के कपड़े, दूसरे में झुंझुने और छोटे मोटे खिलौने। ऊपर वाला खाना गुलदस्तों से सजा हुआ है। सब कुछ सामान्य था, लेकिन आजकल ये प्राइवेट नर्सिंग होम वाले कुछ इस तरह गंभीर अवस्था का खाका खींच देते हैं कि बच्चे की धड़कन कम हो रही है, और अगर आधे घंटे में बच्चा नहीं हुआ तो माँ बच्चे दोनों की जान को खतरा है। घर वालों को तो घबरा कर ऑपरेशन के लिए हाँ कहनी पड़ती है। अब तो जिससे सुनो उसके ही बच्चा ऑपरेशन से ही हो रहा है। हमारे जमाने में तो इक्का दुक्का बच्चे ही ऑपरेशन से होते थे। माँ शायद रसोई में हमारी बात सुन रही है, वहीं से हमारी बातों में दखल देती है। मेरी टटोलती निगाह उन क्षणों को छूना चाह रही है जो मैंने अपनी माँ के घर के इस कमरे में गुजारे हैं। परीक्षा की तैयारी करनी है तो यही कमरा, बाहर जाने के लिए तैयार होना है तो श्रृंगार मेज के सामने घूम घूम कर अपने आप को निखारने के लिए यही कमरा। माँ या पिताजी से कोई अपनी जिद मनवानी हो तो पलंग पर उल्टे लेट कर रूठने के लिए भी यही कमरा, या किसी बात पर रोना हो या सुबकना हो तो उसके लिए भी इसी कमरे का कोना। मेरा क्या कुछ नहीं जुड़ा था इस कमरे से। अब यही इतना बेगाना लग रहा है कि यह अपनी उछलती कूदती मीनू को पहचान नहीं पा रहा। तू यहीं छिपी बैठी है, मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। भैया आते ही एक चपत मेरे सिर पर लगाते हैं। भाभी के हाथ में कुछ पैकेट थमाकर कहते, लीजिए, बंदा आपके लिए शक्तिवर्धक दवाएं और फल लेकर आया है। फिर मुन्ने को गोद में उठाकर अपना गाल उसके गाल से सटाते हुए कहते हैं, देखा तूने इसे? माँ कह रही थी कि बचपन में तू बिल्कुल ऐसी ही लगती थी। अगर यह तुझ पर ही गया तो इसके नखरे उठाते उठाते हमारी मुसीबत ही आ जाएगी। मारूंगी, हाँ ऐसे कहा तो। मैं तुनक्कर जवाब देती हूँ, मुझे यह दृश्य भला सा लग रहा है। अपने संपूर्ण पुरुषत्व की पराकाष्ठा पर पहुंचा पितृत्व के गर्व से दीप्त मुन्ने के गाल से सटा भैया का चेहरा। सब कुछ बेहद अच्छा लगने पर भी, इतने खुश होते हुए भी, एक कतरा उदासी चुपके से आकर मेरे पास बैठ जाती है। मैं भैया की शादी में भी कितनी मस्त थी। भैया की शादी की तैयारी करवाते 15 दिन पहले चली आई थी मैं यहाँ। मैंने और माँ ने बहुत चाव से ढूंढ ढूंढ कर शादी का सामान चुना था। अपने लिए शादी के दिन के लिए लहंगा
और स्वागत समारोह के लिए तंचोई की साड़ी चुनी थी। बारात में भी मैं देर तक नाचती रही थी। माँ और मैं घर पर सारी खुशियाँ समेटकर भाभी का स्वागत करने के लिए खड़ी थी। भैया भाभी के आंचल से अपने फेंटे के गांठ बांधे धीरे धीरे दरवाजे पर आ रहे थे। अंदर आने का कर लगेगा भैया, मैंने अपना हाथ फैला दिया था। पराए घर की छोकरी मुझसे कर मांग रही है, चल हट रास्ते से। भैया मुझे खिजाने के लिए आगे बढ़ते आए थे। मैं तो नहीं हटूंगी, मैं भी अड़ गई थी। कमल, झिकझिक मत कर, नेक तो देना ही होगा। माँ और एक बुजुर्ग महिला ने बीच बचाव किया था। तुम ही बताओ, इसे कितना बख्शीश दें? भैया ने स्नेहल दृष्टि से भाभी की ओर देखते हुए पूछा था। भाभी तो संकोच से आधे घूंघट में और भी सिमट गई थी, किंतु मुझे कुछ बुरा लगा था। मुझे कुछ देने के लिए भैया को अब किसी से पूछने की जरूरत महसूस होने लगी। अपनी शादी के बाद पहले विनय का, फिर तनु का आगमन, सची मैं भी अपनी दुनिया में मस्त हो गई थी। मुझे खुश देखती माँ पिताजी और भैया की खुशी से उछलती तृप्त दृष्टि में भी एक कातर रेखा होती थी कि मीनू अब पराई हो गई। माँ तो मुझसे कितनी जुड़ी हुई थी। घर का कोई महत्वपूर्ण काम होता तो मीनू से पूछ लो, कुछ विशेष सामान लाना हो तो मीनू से पूछ लो। शायद मेरे पराये हो जाने का एहसास ही उनके लिए मेरे बिछोह को सहने की शक्ति भी बना होगा। संभालो अपने शहजादे को, भैया मुन्ने को भाभी के पास लिटाते हुए बोले। अब पड़ेगी डांट। मैं ये कहने आया था कि मेज पर माँ और विनय जी तेरा इंतजार कर रहे हैं। खाने की मेज पर तनु नानी की गोद में बैठा दूध का गिलास होठों से लगाए हुए था। मेरे बैठते ही माँ विनय से बोली, विनय जी, मैं सोच रही हूँ कि 3 महीने बाद हम लोग मुन्ने का मुंडन करवा देंगे। आप लोग जरूर आइए, क्योंकि बच्चे के उतरे हुए बाल बुआ लेती है। मैं या विनय कुछ कहें इससे पहले भैया के मुंह से निकल पड़ता है, अब ये लोग इतनी जल्दी थोड़ी आ पाएंगे। मैं जानती हूँ कि भैया की इस बात में कोई दुराव नहीं है, पर पता नहीं क्यों मेरा चेहरा बेरौनक हो उठा। विनय निर्विकार से उत्तर देते, 3 महीने के बाद तो आना नहीं हो सकता, इतनी जल्दी मुझे छुट्टी भी नहीं मिलेगी। माँ जैसे बचपन में मेरे चेहरे की एक एक रेखा पढ़ लेती थी, वैसे ही उन्होंने अब भी मेरे चेहरे की भाषा पढ़ ली है। वह भैया को हल्की सी झड़की देती है। तू कैसा भाई है रे? अपनी तरफ से ही बता रहा है बहन के न आ सकने की मजबूरी। तभी तो हमारे लोक गीतों में कहा गया है, माँ कहे बेटी नित नित आइयो, बाप कहे 6 मास, भाई कहे बहन साल पीछे आइयो। वह आगे की पंक्ति भाभी कहे कहा काम जानबूझकर नहीं कहती। माँ मेरा मतलब ये नहीं था। अब भैया का चेहरा देखने लायक हो गया, लेकिन मैं और विनय जोर से हंसकर वातावरण को हल्का फुल्का कर देते हैं। मैं चाय पीते हुए देख रही हूँ कि माँ का चेहरा इन 10 महीनों में खुशी से कितना खिला खिला हो गया है, वरना मेरी शादी के बाद उनकी सूरत कितनी बुझी बुझी रहती थी। जब भी मैं बनारस से यहाँ आती तो वह 1 मिनट भी चुप नहीं बैठती थी, हर समय उत्साह से भरी कोई न कोई किस्सा कहानी सुनाने में लगी रहती थी। माँ आप बोलते बोलते थकती नहीं हो? मैं चुटकी लेती। तू चली जाएगी तो सारे घर में मेरी बात सुनने वाला कौन बचेगा? हर समय मुंह से बैठी रहती हूँ तब, इसलिए मुझे बोलने से मत मना कर। अकेले में तो सारा घर भाए भाए करता रहता है। तो भैया की शादी कर दीजिए, दिल लग जाएगा। बस उसी के लिए लड़की देखनी है। तुम भी कोई लड़की नजर में हो तो ध्यान रखना। कभी माँ को मेरी शादी की चिंता थी। उन दिनों तो उनके जीवन का जैसे एकमात्र लक्ष्य था कि किसी तरह मेरी शादी हो। लेकिन वह लक्ष्य प्राप्त करने के बाद उनका जीवन फिर ठिठक कर खड़ा हो गया था। कैसा होता है जीवन भी, एक पड़ाव पर पहुंचकर दूसरे पड़ाव पर पहुंचने की हड़बड़ी स्वतः ही अंकुरित हो जाती है। माँ लगता है अब आप बहुत खुश हैं। अभी तो तसल्ली से खुश होने का समय भी नहीं है। नौकर के होते हुए भी मैं तो मुन्ने की आया बन गई हूँ। सारे दिन उसके पीछे आगे पीछे घूमना पड़ता है। वो मुन्ने को रात के 10 बजे अपने बिस्तर पर लिटाकर उससे बातें कर रही थी। वो भी अपनी काली चमकीली आंखों से उनके मुंह को देख रहा है। अपने दोनों होंठ सिकोड़कर कुछ आवाज निकालने की कोशिश कर रहा है। तनु भी नानी के पास आलथी पालथी मारकर बैठा हुआ है। वो इसी चक्कर में है कि कब अपनी उंगली मुन्ने की आंख में गड़ा दे या उसके गाल पर पप्पी ले ले। माँ 10 बज गए, मैं जानबूझकर कहती हूँ, क्योंकि माँ की आदत है। जहाँ घड़ी पर नजर गई कि 10 बजे हैं तो अधूरे काम छोड़कर बिस्तर में जा घुसेंगी, क्योंकि उन्हें सुबह जल्दी उठने की आदत है। 10 बज गए तो क्या हुआ? अभी हमारा मुन्ना लाजो छोया नहीं है तो आम कैसे छो जाए? माँ जानबूझकर तुतलाकर बोलते हुए स्वयं बच्चा बन गई है।
थोड़ी देर में मुन्ने को सुलाकर माँ ढोलक लेकर बैठ जाती है। चल आ बैठ बैठ, 5 जच्चा शगुन की गा ले। आज दिन भर वक्त ही नहीं मिला। मैं उबासी लेते हुए उनके पास नीचे फर्श पर बैठ जाती हूँ। उन्हें रात के 11 बजे उत्साह से गाते देखकर सोच रही हूँ कि कहाँ गया उनका जोड़ों या कमर का दर्द। माँ को देखकर मैं किसी हद तक संतुष्ट हो उठी हूँ। अब कभी बनारस में अपने सुखद क्षणों में ये टीस तो नहीं उठेगी कि वो कितनी अकेली हो गई है। मेरा यह अनुभव तो बिल्कुल नया है कि माँ मेरे बिना भी सुखी हो सकती हैं। नामकरण संस्कार वाले दिन सुबह तो घर परिवार के लोग ही जुटे थे। भीड़ तो शाम से बढ़नी शुरू होती है। कुछ औरतों को शामियाने में जगह नहीं मिली, इसलिए वे घर के अंदर चली आई। खाना पीना, शोर शराबा, गाना बजाना, उपहारों और लिफाफों को संभालते पता ही नहीं लगता कि कब रात 11:30 बज गए हैं। मेहमान लगभग जा चुके हैं। कुछ भूले भटके 7-8 लोग ही खाने की मेज के इर्द गिर्द प्लेटें हाथ में लिए गपशप कर रहे हैं। बैरों ने तंग आकर अपनी टोपियां उतार दी हैं। वे मेज पर रखे डोंग को नीचे रखी और शामियाने में बिखरी झूठी प्लेटों और गिलासों को समेटने में लगे हुए हैं। तभी एक बहरा गुलाब जामुन और हरी बर्फी से प्लेट में शुभकामनाएं लिखकर घर के अंदर आ जाता है। लखनऊ वाली मामी बरामदे में बैठी है। वो उन्हीं से पूछता है, बहू जी कहाँ है जिनके बच्चे की दावत है। तभी सारे घर में बहू की पुकार मच उठती है। भाभी अपने कमरे में नहीं है। मुन्ना तो झूले में सो रहा है। मैं भी उन्हें माँ पिताजी के कमरे में तलाश आती हूँ। तभी माँ ने बताया, अरे मैंने ही उसे ऊपर के कमरे में कपड़े बदलने भेजा है। बेचारी साड़ी और जेवरों में परेशान हो रही थी। मैं ऊपर के कमरे में बंद दरवाजे पर ठक ठक करती हूँ। भाभी जल्दी नीचे उतरी है, बैरा आपका इंतजार कर रहा है। भाभी आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से नीचे उतरी। अभी उन्होंने जेवर नहीं उतारे। उनके चलने से पायलों की प्यारी सी रुनझुन बज रही है। बहू जी हमारी शुभकामनाएं लीजिए। बैरा सजी हुई प्लेट लिए आंगन में आकर भाभी के आगे बढ़ाता है। भाभी कुछ समझ नहीं पाती। मामी बरामदे में निक्की की चोटी गूंथते हुए चिल्लाती है, बहू इनको बख्शीश चाहिए। अच्छा जी, भाभी धीमे से कहकर अपने कमरे में से पर्स ले आई। अब तक माँ के घर के हर महत्वपूर्ण काम में मुझे ही ढूंढा जाता था कि मीनू कहाँ है, मीनू को बुला, उसे ही पता होगा। मैं क्यों अनमनी हो उठी हूँ। क्या सच में मैं ये नहीं चाह रही कि बहरा प्लेट सजाकर ढूंढता फिरे कि इस घर की बेटी कहाँ है। 21 रुपए, इतने से काम नहीं चलेगा बहू जी। भाभी 51 रुपए भी डालती है, लेकिन वह बैरा नहीं मानता। आखिर भाभी को झुकना पड़ता है। वह पर्स में से 100 रुपए निकालती है। बैरे को बख्शीश देता हुआ उनका उठा हुआ हाथ मुझे लगता है जिस घर के कण कण में मैं रची बसी थी, जिससे अलग मेरी कोई पहचान नहीं थी, अचानक उस घर की सत्ता अपनी समग्रता लिए फिसल कर उनके हाथ में सिमट आई है। न जाने क्यों मेरे अंदर अकस्मात कुछ चटकता है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे नीलम कुलश्रेष्ठ जी की लिखी कहानी माँ पराई हुई देहरी तेरी। ये तो हर लड़की की कहानी है जब वो विवाह के बाद अपने ससुराल चली जाती है और उसके मायके में भाइयों की शादियां हो जाती है, तब हर लड़की की मनस्थिति लगभग ऐसी होती है। इस परिस्थिति से वाचक सहेलियां भी जरूर गुजरी होंगी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। कहानी को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।